कुछ दिनों में 2026 दस्तक देने वाला है, लेकिन भारत के लिए इस वक्त अलग अलग मोर्चों पर चुनौती साफ तौर पर नजर आ रही है। ये चुनौती अलग अलग मुल्कों से दिखाई दे रही है। बाहर भी दुश्मन और देश के अंदर दुश्मन जो है वो तो आपको पता ही है। तो भारत के लिए 3 मोर्चों पर इस वक्त चुनौती है, 3 मोर्चों पर। पहला मोर्चा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की आग में धधक रहा है। ये बरगलाने की कोशिश करता है थ्रू आईएसआई बांग्लादेश को। वहां आपने क्या देखा, जो हमने देखा, और आज पूरा हिंदू समाज सड़कों पर है। इसीलिए हर मिनट इस साजिश में पाकिस्तान बिता रहा है कि कैसे भारत में फिर से आतंक का तांडव रच दिया जाए। एक उदाहरण आज फिर दिखा है, जब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के एक सक्रिय सदस्य यानी एक्टिव मेंबर को देखे जाने का दावा हो रहा है। यह तस्वीर तब की है। सुरक्षा बलों की यह जानकारी हमें मिली है कि जैसे ही पुख्ता तौर पर यह पता चला कि हाँ वो आतंकी यहां पर, ये एक्टिव मेंबर जो है यहां पर देखा गया है, पूरे इलाके को देखिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। तस्वीर में दिख रहे इस आतंकी का नाम लतीफ भट्ट है। ये लश्कर ए तैयबा के नए शैडो ग्रुप कश्मीर रेवोल्यूशन आर्मी का एक्टिव मेंबर है। लतीफ कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में सतर्कता को बढ़ा दिया है। एक तरफ कश्मीर में पाकिस्तान सीधे भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लगा है, दूसरी तरफ देश के अंदर जांच एजेंसियों के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, और इसीलिए आप लोगों के इस वक्त सावधान हो जाने की जरूरत है। अपने आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह पैनी नजर रखिएगा। न्यू ईयर आने को है और आप जानते हैं ऐसे में ये तमाम आतंकी जो हैं एक्टिव हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि खुशियों में कैसे जहर घोल दिया जाए। खुफिया एजेंसियों की एक जांच में सामने आया है कि अल कायदा के लिए भारत सबसे पसंदीदा भर्ती का ठिकाना बन गया है। मैं फिर दोहरा रही हूं, अल कायदा के लिए भारत इस वक्त सबसे पसंदीदा ठिकाना बना है, क्योंकि यहां भर्ती उनको बढ़िया और आसान दिखाई दे रही है। यह सब हो रहा है अफगानिस्तान के रास्ते से। हमें सोर्सेस बता रहे हैं हांगकांग को तकनीकी ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में पुणे से मोहम्मद जुबैर इलियास हंगर गेकर नाम का जो एक शख्स है वो गिरफ्तार हुआ था और उसका कनेक्शन अल कायदा के इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिवीजन से सामने आया। जुबैर अल कायदा के एनक्रिप्टेड डिजिटल नेटवर्क के संपर्क में मौजूद था और सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि उससे पूछताछ में यह पता चला है कि अल कायदा भारत में तुरंत कोई हिंसा की प्लानिंग की जगह भारत में नफरत घोलकर अपनी विचारधारा फैलाने की कोशिश में है। मुसलमानों को डराओ और दूसरी तरफ हिंदुओं पर निशाना साधा। दोनों पैरेलली काम हो रहे हैं। हमारे देश में नफरत किसी तरह फैले, कट्टरता फैले, दंगे हो जाएं और ये सब करके भारत में अल कायदा खुद को मजबूत करने की तैयारी में जुटा है। ये हवा की बात नहीं है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का खतरा, भारत के अंदर अल कायदा की साजिश और पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश में बढ़ रही कट्टरता, जिसमें अब एंट्री आईसिस या आईएसआई दोनों की दिख रही है। आईएसआई के एक और मोहरे तारिक रहमान की अब इसमें एंट्री हो गई है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद ये जो है वो बांग्लादेश में वापसी कर रहे हैं और ये वापसी से सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है, क्योंकि तारिक रहमान उस जियाउर रहमान के बेटे हैं जिन पर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या का आरोप लगा है। तारिक रहमान उस खालिदा जिया के बेटे हैं जिनके प्रधानमंत्री रहते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कभी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, तनावपूर्ण ही रहे। बांग्लादेश खुलेआम अपनी जमीन पर उल्फा जैसे भारत के अलगाववादी संगठनों को पनाह देता रहा। अब तारिक रहमान बांग्लादेश में फिर से सियासी रुतबा हासिल करने की कोशिश में जुट गए हैं और रहमान फैमिली की भारत से नफरत का इतिहास बहुत पुराना है। बांग्लादेश में 1975 के सैन्य तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान ने सबसे पहले बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसी इस्लामी ताकतों को ये कट्टरपंथी ताकतों को
राजनीतिक पुनर्वास करवाया। जमात इस्लामी पर 1971 की बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना का साथ देने का खुले में आरोप था। जियाउर रहमान ने बंगाली पहचान पर आधारित शेख मुजीबुर रहमान की धर्मनिरपेक्ष नीतियों के विपरीत बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को हवा दी, जिसका मुख्य मकसद बांग्लादेश को भारत से दूर करके पाकिस्तान और इस्लामिक दुनिया के करीब ले जाना था। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जियाउर रहमान ने 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की निर्णायक भूमिका को कम करके दिखाया। बांग्लादेश की किताबों में मुक्ति संग्राम को मुक्ति वाहिनी की जीती हुई लड़ाई के रूप में चरित्र और चित्रित करवाया गया, और यह सब इसीलिए किया जा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ आम बांग्लादेशी लोगों में जो नफरत है उसे कम कर दिया जाए और भारत के खिलाफ जो गुस्सा है उसे नफरत में तब्दील कर दिया जाए। और आज एक बार फिर बांग्लादेश उसी मुहाने पर खड़ा है। अंतर सिर्फ यह है कि जियाउर रहमान की जगह अब उनका बेटा तारिक रहमान गद्दी को हासिल करने की कोशिश में जद्दोजहद में है। और बांग्लादेश की हालत अभी यह है कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। एक तरफ कट्टरपंथी जमात और एनसीपी है, दूसरी तरफ कट्टरपंथ का इतिहास समेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी है। और इसका असर यह हो रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक के बाद एक हमले बढ़ते जा रहे हैं। यह शख्स जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जियाउर रहमान का बेटा, 18-20 साल हो चुके हैं बांग्लादेश से दूर, और अब जब बांग्लादेश के हालात खराब हैं और यहां पूरे चांसेस हैं कि कट्टरपंथी सोच और विचारधारा का जो भी शख्स होगा उसे गद्दी पर बिठा दिया जाएगा, तो फौरन बांग्लादेश का जिक्र, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र कर रहा है अपने पहले भाषण में और कह रहा है आई हैव अ ड्रीम। ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा है। और अब मैं बांग्लादेश को बताता हूं आई हैव अ प्लान, और ये प्लान बहुत खतरनाक है। दीपू हो, अमृत मंडल हो, ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल कि दुश्मनों से घिरे भारत में क्या घरेलू सियासत मुश्किलें पैदा नहीं करेगी या बढ़ाएगी नहीं? क्या बाहरी दुश्मनों से भारत को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत नहीं है? जो साजिश अलकायदा रच रहा है, क्या कुछ सियासतदान उसके लिए उपजाऊ जमीन बनने का काम नहीं कर रहे हैं? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।